प्रॉब्लम नंबर 41। प्रॉब्लम नंबर 41 के लिए वी हैव टू स्टडी जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे, इट्स एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस एज वेल एज द एथिकल ऑब्जेक्शंस related to genetically modified crops. So the question related to problem 41 is, what are the applications of genetic engineering or genetically modified crops in world's poor countries? अगर हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात करें या पुअर कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या एप्लीकेबल हैं या नहीं. Now, it is estimated that over next 50 years, humankind will face a main problem, that is the productivity of food. लेकिन अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड से रिस्ट्रिक्ट रहे तो we can ensure that there will be a sufficient amount of food production on a global scale. अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड से रिलेटेड रहे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाते रहे, तो हम फूड प्रोडक्शन को एनहांस करते रहेंगे ऑन अ ग्लोबल स्केल. और आगे 50 इयर्स के बाद हमें फूड प्रोडक्शन या हंगर, मैल न्यूट्रिशन, फैमिन इस किस्म की कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी. सो we must be thankful to the field of biotechnology for this production of food on the global scale. Now, if the poor countries have tropical areas, then genetically modified crops are very successful. ट्रॉपिकल एरियाज में एग्रीकल्चर को प्रॉपर एनहांसमेंट नहीं मिल सकती, एग्रीकल्चर में फूड प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो सकती, क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज में क्लाइमेट का वेदर ऐसा है कि इट enhance the proliferation or multiplication of the insects, fungi, pests. So most of the agriculture or the crop get destroyed due to pest attack, due to the various plant diseases or because of the poor soil quality. इन तीन वजह से ट्रॉपिकल एरियाज में कन्वेंशनल क्रॉप्स की प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये पेस्ट कंट्रोल भी हैं, प्लांट डिजीज रेजिस्टेंट भी हो सकती हैं, एंड इट कैन मैनेज द पुअर सॉइल क्वालिटी एज वेल. Now, fungal and insect infestations are also there in the cultural field of the tropical areas. अब हम बात करेंगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, जहाँ पे मोर देन 90% स्पीशीज रिजाइड करते हैं, नॉट ओनली ऑफ प्लांट्स बट ऑल्सो ऑफ एनिमल्स. इसलिए ये बायोलॉजिकल नेचर का एक बहुत बड़ा एहसासा है. नाउ every year, more than 11 million hectares of the tropical forest are destroyed by the farmers because of the need of the land for agriculture. हर साल 11 मिलियन हेक्टेयर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की लैंड डिस्ट्रॉय कर दी जाती है, सिर्फ इसलिए कि फार्मर्स अपनी क्रॉप प्रोडक्शन कर सकें. यहाँ पे हम बायोलॉजिकल नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. वी आर नॉट डिस्ट्रॉइंग द प्लांट स्पीशीज बट वी आर ऑल्सो डिस्ट्रॉइंग द एनिमल स्पीशीज. इसके लिए हम अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की डिस्ट्रक्शन की बात करें तो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की डिस्ट्रक्शन से ज़्यादा ग्रेटर है एज कंपेयर टू द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और द अदर टेक्नोलॉजीज डीलिंग विद द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ने पुअर कंट्रीज में फूड प्रोडक्शन को इन्हांस किया. इसके अलावा इट ऑल्सो रिड्यूसेस द कॉस्ट अप टू 40%, क्योंकि फार्मर्स की सबसे ज़्यादा कॉस्ट केमिकल्स पे लगती थी इन ऑर्डर टू कंट्रोल द हर्ब्स, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इंसेक्ट्स, इन ऑर्डर टू किल द pests. So they need chemicals. But now genetically modified crops such as herbicide tolerant, insecticide resistant,
plants are available in the market and they are used in the fields, and they can save the reduce the cost up to 40% of the farmer. So the main advantages by which poor countries should adopt genetically modified crops are the better production of genetically modified crops, as genetically modified crops grow better and earlier as compared to the conventional crops. इसके अलावा farmers के लिए chemicals का इस्तेमाल ख़त्म हो जाता है once they use the genetically modified crops. So this also reduces the cost of the farmer for agriculture purposes. इसके अलावा अगर हम different Asian countries की बात करें which are poor or in the developing condition, या हम Africa की countries की बात करें, then genetically modified crop is very much helpful in controlling hunger. कहत को कंट्रोल कर सकता है, इसके अलावा मेल न्यूट्रिशन को कंट्रोल कर सकता है. As we know that malnutrition is one of the important factor that affects the person immunity. अगर इंडिविजुअल में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स या इवन वाटर कंटेंट की कमी होगी तो डिजीजेस के भी ज़्यादा चांसेस हैं ऐसे इंडिविजुअल्स में. So once there is malnutrition in the poor countries, there is greater risk of the infectious diseases as well. So genetic modified crops can deal with all these problems. Now there is a global food production जिनके एक estimation के मुताबिक 50 साल के बाद पूरे दुनिया में genetically modified crop की production ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से food sufficiently लोगों में available होगा. So there is necessary to ensure that genetically modified technology has been made available in the developing countries, ताकि developing countries उससे फ़ायदा उठा सकें. इसके अलावा scientists या researchers जो कि developing countries से belong करते हैं, वो genetically modified crops के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा research करें कि क्या genetically modified crops उनके local environment में प्रॉपरली अडेप्टेबल हैं या नहीं. अगर अडेप्टेबल नहीं हैं तो उनमें और कौन-कौन सी इम्प्रूवमेंट्स लाने की ज़रूरत है ताकि वो फैमिन, हंगर और मेल न्यूट्रिशन को कंट्रोल कर सकें. Now, if the developing country has tropical and subtropical areas, then in such areas we can increase the production of agriculture crops by using genetically modified crops. So agriculture in tropical and subtropical region faces specific problems, but due to biotechnology or due to genetic modification in crops, we can solve this problem. But unfortunately, developing countries में resources बहुत कम हैं. वो अपने local resources को अगर इस्तेमाल करें तो अपने मुल्क में बेहतरी ला सकते हैं. लेकिन developing countries के पास ऐसे resources नहीं हैं कि वो biotechnology की field में invest कर सकें. Because once we are introducing genetically modified crops in the environment of the developing countries, then we have to deal with other ethical issues of genetically modified crops as well. Then developing countries has to deal with the gene patents as well. So developing countries can go towards genetically modified crops, but at the same time they must invest special funds on the genetically modified seeds to deal with the problems.